मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसमें हम आपको जंगलों में जो विद्रोह हुआ था और बस्तर के विद्रोह के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। जो बस्तरवासियों के द्वारा जो जंगल के लिए जो विद्रोह किया गया था उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए कि बस्तर कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले तो ये जान लें कि बस्तर वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और जब विद्रोह हुआ था तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ थे। तो अभी उसके बाद में सन 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है और ये पूरा जंगली क्षेत्र है। बस्तर में केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी नदी है। तो उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में क्या है? तो गोदावरी नदी। और इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और बस्तर की जो जनजाति हैं, देखिए बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा और हलवा आदि अनेक आदिवासी निवास करते हैं। तो आपको ये भी सब चीज़ें याद रखने को होना कि कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो और अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद ये जनजातियाँ अलग अलग प्रकार की ज़बानें बोलती हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनके रीति रिवाज एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाँव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। क्योंकि हर गांव को अपनी चौहदवी पता होती है, इसीलिए वे लोग इस सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। मतलब कि जो बस्तर के वनवासी हैं अपनी जो धरती है या जंगल है उसको अपनी माँ मानते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। और वे जैसे कोई बाहर वाले हैं, एक छोटे छोटे गांव बने हुए हैं और यदि कोई बाहरी व्यक्ति उस जंगल से कुछ ले जाता है तो उसके बदले उसको शुल्क देना पड़ता था। तो उसकी छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता था, जैसे कि देवसारी, दांड और मान कहा जाता था। मतलब जो बदले में उस जंगल से कुछ ले जा रहा है तो उसको उसके बदले में दांड या मान, जैसे कि रुपया पैसा दिया जाता है उसे, तो उसका मूल्य देना पड़ता था। उसी को देवसारी, दांड या मान कहा जाता था। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार भी रखते थे। उन्हें वेतन दिया जाता था और थोड़ा थोड़ा अनाज भी दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था जहां एक परगने गांवों के मुखिया जुटते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होती थी। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों का जमाना था, उपनिवेशिक सरकार। तो अंग्रेजों का जमाना था, तब अंग्रेजों ने क्या किया, हमने इससे पहले बताया था कि 3 भागों में जंगलों को बांट दिया, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण जंगल। अब क्या हुआ कि 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुंघटू खेती पर रोक लगा दी गई, शिकार और वन्य उत्पादों पर भी रोक लगा दी गई, और जिससे क्या हुआ, बस्तर के लोग परेशान हो गए। तो कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रखने के लिए कहा गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई ढलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग लगने से बचाएंगे। वहाँ उन्हीं गांवों को वनग्राम कहा जाने लगा। तो कुछ लोग, बहुत सारे गांव आरक्षित जो वन थे, आरक्षित वन में से बहुत सारे गांव के लोगों को तो गांव से बाहर कर दिया गया और कुछ लोगों को रखा गया कि आपको वनों की रक्षा करना है और इसको आग लगने से बचाना है। तो उन्हें क्या कहा गया, वन ग्राम के नाम से जाना
जाता है। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजा के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन में बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों में बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ा। तो अकाल कब पड़ा देखिए, 1899 से 1900 में, और फिर 1907 से 1908 के बीच अत्यधिक मात्रा में जब अकाल पड़ गया तो इस अकाल ने वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। जब अकाल पड़ा तो लोग अकाल से पीड़ित होने के बाद में जो जंगल से उनको पुरानी संपदाएं मिलती थी वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि वन आरक्षित हो चुके हैं। तो इन लोगों ने आपस में एकत्रित होना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने बाजारों, त्योहारों के मौके पर और वहाँ कहीं पर भी गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होने लगे और जमा होकर के इन्हीं मुद्दों, मतलब वन के मुद्दों पर ही चर्चा करने लगे। उसी बीच देखिए, कांकेर वनों में धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे आए। तो आपको बस्तर के विद्रोह के बारे में लिखना है तो आपको नोट करना पड़ेगा। कांकेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे आए, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन का नेता या मुखिया मानते थे। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संकेत था। मतलब ये जो आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले और मिर्च और तीर, ये क्या था, हर गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के संकेत थे। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। प्रत्येक गांव वालों ने मदद की और बाजार लूट लिए गए। अफसरों और व्यापारियों के घरों और स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। फिर जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उनके दमनकारी कानून में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। तो हमले किसके ऊपर किए, अंग्रेजों के ऊपर किए। औपनिवेशिक राज्य मतलब अंग्रेजी राज्य के, तो अंग्रेजी राज्य के ग्रुप में जुड़े हुए थे, उन लोगों पर ही दमन किया गया। इन घटनाओं के लिए चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम्स वार्ड ने लिखा है, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों और स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुक्म चारों तरफ से जगदलपुर में चला गया था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर करके उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाए गए। उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भाग करके जंगलों में चले गए और अंग्रेजों के फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी और मई लग गया। फिर भी वे गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाए। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। आरक्षित क्षेत्र को सन 1910 से पहले ही योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों ने जंगलों से बाहर रहने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। और 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। हालांकि स्थानीय पर्याविदों के विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना पर रोक लगा दिया गया। इस प्रकार से बस्तर का जो विद्रोह हुआ और बस्तर के वनवासियों ने अपनी वन संपदा को बचाने का प्रयास किया। अब किस किस स्थान पर कौन कौन से विद्रोहियों ने भाग लिया, वन विद्रोहियों के स्थान और उनके नाम के बारे में हम जानते हैं। वन विद्रोहियों के नाम, तो संथाल के वन विद्रोही कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू। छोटा नागपुर के पठार के
तो बिरसा मुंडा। और आंध्र प्रदेश के अल्लूरू सीताराम और राजू। और बस्तर रियासत में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1910 में बस्तर रियासत में विद्रोह प्रारंभ हुआ। बस्तर रियासत के विद्रोह के नेता का नाम, और वो किस गांव के थे? तो नेथानार गांव के थे, और गुंडाधुर उनका नाम था। वनग्राम किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुंघटू खेती को रोकने और शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में उन्हीं ग्रामों को वनग्राम कहा गया। इस प्रकार से हमने बस्तर का विद्रोह के बारे में जाना। और बस्तर के विद्रोह के बारे में यदि कुछ डिटेल पूछता है तो आपको जो वीडियो बताया गया है उसमें से आप उसको मुख्य मुख्य पॉइंट नोट करके उसे नोट कीजिए, और जितने क्वेश्चन अभी बताए गए उनको भी नोट कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।